जो लम्बड़ू में यहाँ पर आयोजित किया गया है। हमारे बीच में माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भाई वीरेंद्र कंवर जी, जो इस विधानसभा क्षेत्र के दिवाई भी हैं, दिवाई है ना। मुझे कह रहे थे कि बहुत सारा वक्त मैंने यहाँ गुजारा है, पढ़ाई हुई है, हाँ, और बाद में शादी भी यहाँ से की है। इनका भी रिश्ता ऐसा ही है वीरेंद्र जी। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र ठाकुर जी, डेप्यूटी चीफ व्हिप मैडम कमलेश कुमारी जी, HRTC के वाइस चेयरमैन श्री विजय अग्निहोत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष और हमारे पूर्व में विधायक रहे भाई बलदेव शर्मा जी, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री अशोक शर्मा जी, हमारे BOCW के हमारे चेयरमैन राकेश बबली जी, APMC के हमारे श्री कमल नयन जी, हमारे यहाँ साथी श्री अजय शर्मा जी, रमेश शर्मा जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, नवीन जी, राकेश ठानिया जी, और पंचायत लम्बलू के प्रधान जो 85 साल 80 साल से ऊपर की आयु के हैं। बाईपास सर्जरी उनकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जोश देखिए, जोश जो है बहुत बड़ा जोश उनके इसमें है। श्री KC चौहान जी, डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर, SP हमीरपुर, विभागों के अन्य सभी अधिकारीगण, पार्टी के हमारे पुराने साथी श्री प्यारेलाल जी, श्री मनकोटिया जी, यहाँ महिला मोर्चा, महिला मंडल, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, युवा साथियों, और यहाँ मीडिया के हमारे बंधु भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमें पुराने के कार्यक्रम बनते रहे, लेकिन बीच में किसी कारण से उस कार्यक्रम में हम पहुंच ही नहीं पाए। शायद 2 बार ऐसी स्थिति हुई थी कि हमने तारीख भी तय कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं आ पाए। उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। लेकिन पिछले दिनों से हम 3 दिनों में हम 2 बार आपके ही हमीरपुर जिला में आ चुके हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमीरपुर विधानसभा में एक साथ 6 उद्घाटन और 13 शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर हमने संपन्न किए हैं। कुल मिलाकर के 19 तारीख है और 19 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन में, एक समय में, एक स्थान पर किए। और मैं जोर कर रहा था कि कितनी इसमें धनराशि बनती है, इन सबका जोड़ किया जाए। जो हमने शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं उनका योग 165 करोड़ बनता है। 165 करोड़ थोड़े लग रहे हैं, ताली बजी नहीं। एक जमाना था जब 1 करोड़ मिलता था, हम खड़े होकर ताली जाते थे, और एक जमाना आज ऐसा भी आ गया, हम 165 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं तो ताली थोड़े लोग बजा रहे हैं। मैं आज के इस दिन पर जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से एक बहुत बड़ा दिन है, उसके लिए मैं स्थानीय विधायक महोदय जी को, इनकी सारी टीम को और अपने अधिकारियों को जो यहां पर उपस्थित हैं विभिन्न विभागों के, उन सबको भी बधाई देता हूं, और आप सभी को तो बहुत बहुत बधाई देता हूं।
मैं देख रहा था एक योजना हमारी जिसका शिलान्यास लगभग 2 वर्ष पहले हमने किया था, 38.5 करोड़ रुपए की, और वो 38.5 करोड़ रुपए की जो योजना है वो आज बन करके तैयार हुई। और उस उठाऊ पेयजल योजना के माध्यम से दुर्गा, पंजाहली, कल्लर, कोटोचा, कलर, तोरिता, लंबलू, भारी बलेडा, कमरू गसोता, भाला जमली, मंदिर, थाना घूमर, ये सारे के सारे इलाके जहां पानी का संकट रहता था, आज के बाद उस पानी का संकट मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए अब समाप्त हो गया। मैं विभिन्न योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि इसके बाद मेरा एक और कार्यक्रम अभी जाकर के बद्दी में है, एक क्या 2 कार्यक्रम है वहां। इसलिए मैं सबसे पहले तो मातृशक्ति से क्षमा चाहूंगा कि आपको बीच में रोक दिया। आप अच्छा गा रहे थे और समय की कमी के कारण वो संभव नहीं बन पा रहा था कि हम सारी आपकी जो गीत की जो पंक्तियों को सुन पाए, जो आपने विकास की योजनाओं पर जो लिखी हुई है। लेकिन आने वाले समय में जल्दी बनाएंगे, पूरा गीत सुनेंगे और पूरा गीत सुनेंगे और पूरा गीत सुनने के बाद जो है उसमें और भी कुछ जोड़ने की बात होगी तो मैं बताऊंगा कि ये भी जोड़ दो उसमें। आपको भी जय श्री राम। मेरे तो नाम बोलते ही जय श्री राम हो जाती है, नाम ही ऐसा है। पिछले कल होली का दिन था और होली के लिए मैं हमीरपुर, क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय स्तर का हमारा सुजानपुर के होली का एक कार्यक्रम रहता है, उस अवसर पर यहां आया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि होली का त्योहार ठीक तरह से हमने 2 वर्षों के बाद मनाया, क्योंकि बीच में 2 वर्ष ऐसे बीते इस कोविड की वजह से, जिस कारण से होली का त्योहार मनाने में भी हमको जो है रुकना पड़ा। उसके लिए दोष किसी को दिया जाए वो उचित नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बने पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोविड के कारण, जब हमको इस तरह से बैठना, मिलना, कार्यक्रम करना कठिन हो गया। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि अगर आज हम सार्वजनिक रूप में इस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो ये श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, क्योंकि पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीन का इंतजाम किया और वैक्सीन लगने के बाद हम लोग इस तरह की सभा करने की परिस्थिति में हो गए। और उसमें मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर, पहली डोज में भी रहा, दूसरी डोज में भी रहा पूरा करने में, और उसमें आप सबका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत बड़ा योगदान। अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से ये 2 वर्ष से ज्यादा का वक्त हमारा बीता है, जहां आप लोगों के लिए भी संकट था, सरकार के लिए भी बहुत बड़ा संकट था। आदमी कभी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा वायरस भी, ऐसी भी कोई चीज आएगी दुनिया में जिसके कारण हमको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। परिवार का कोई सदस्य संक्रमित हो जाएगा, दुख की घड़ी में उसके साथ सबको होना चाहिए लेकिन कोई मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जो मिलने जाएगा वो भी संक्रमित हो जाएगा। यह हमारा सामाजिक एक दृष्टिकोण है, मानवीय दृष्टिकोण है। जब कोई परिवार का या अपना सगा संबंधी, दोस्त मित्र कभी संकट में होता है, बीमार हो जाता है, उसका हाल पूछने के लिए सब लोग सारा काम छोड़ करके उसके पास जाते हैं, उसकी सेवा करने के लिए जाते हैं।
लेकिन ये बीमारी ऐसी बीमारी है, हॉस्पिटल में परिवार का सदस्य जो है, सबसे प्रिय परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, साथी एडमिट हैं, लेकिन आप मिल नहीं सकते। कई लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, परिवार के सदस्य उसके संस्कार करने की स्थिति में नहीं हो पाए। सरकार के स्तर पर हमको उनका संस्कार, अंतिम संस्कार करना पड़ा। ऐसी चीजें जिनकी कल्पना कभी की नहीं जा सकती। इसलिए ये दौर जो हमारा पिछला वक्त का 2 साल से भी ज्यादा वक्त का ऐसा रहा, जहां सचमुच में मैं कह सकता हूं कि वो हमारी कल्पना से परे की दुनिया का वक्त था। लेकिन इस बात को लेकर के हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस संकट की घड़ी में बहुत मजबूत नेतृत्व भारत को जिस प्रकार की जरूरत थी, वो नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। अगर नेतृत्व मजबूत नहीं होता, मालूम नहीं क्या होता। कई लोग कई तरह की बातें कहते हैं। वैक्सीन बना करके भारत के साइंटिस्ट ने बना करके तैयार की। हमारे विरोध के लोग जो है, कांग्रेस के लोग कहने लगे हम नहीं लगाएंगे, ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। और कुछ लोगों ने तो जरूरत यहां तक की कि लोगों के बीच में जाकर के ये कहने लगे कि मत लगाना, अगर लगाएंगे तो मालूम नहीं आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, साइड इफेक्ट होंगे। और आज वही कांग्रेस के नेता मास्क पहन करके वैक्सीन सेंटर जाकर के वैक्सीन लगा रहे हैं और नर्स को पूछ रहे हैं कि अगली डोज कब लगेगी। जब दूसरी डोज भी लग गई, बोलते हैं कि बूस्टर डोज कब लगेगी। इतना बड़ा संकट देश के सामने है, समाज के सामने, प्रदेश के सामने, और उसमें भी राजनीति करते रहे हमारे विपक्ष के लोग। मानवीय संवेदना समाप्त हो गई, मानवीय दृष्टिकोण समाप्त हो गया। अरे जिंदा रहेंगे राजनीति तब कर पाएंगे। ऐसे संकट के क्षण में तो सारी बातों को छोड़ करके आगे आना चाहिए समाज की मदद करने के लिए। लेकिन वो आगे आए किस बात के लिए? राजनीति करने के लिए। हमारी मातृशक्ति, महिला मंडल, महिला मोर्चा, हमारे महिला प्रधानों ने जाकर के चुने वो प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी वर्कर ने जा करके, जब मास्क नहीं मिल पा रहा था मार्केट में शुरू के दौर में, कपड़ा लेकर के दुकान से सिला करके मास्क बांटे, लाखों की तादाद में बांटे। और वो लोग राजनीति करते रहे। इसलिए आने वाले समय में जब इतिहास में ये सारी चीजें अध्ययन किया जाएगा, इनको जाना जाएगा, तो उस वक्त राजनीतिक पार्टियां कौन सी पार्टी क्या कर रही थी, ये भी इतिहास का हिस्सा होगा। और उसमें मालूम पड़ेगा कि उस वक्त जो बड़ी विपक्ष की, जो लंबे समय तक सत्ता पर रही पार्टी, उसने क्या किया। और शायद मुझे लगता है कि ईश्वरीय ये अभिशाप है, जिसके कारण पूरे देश से वो पार्टी ही समाप्त होती जा रही है। अभी चुनाव हुए 5 राज्यों में, हमारा बजट सत्र चल रहा था, बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे जब आने वाले। हमने कहा कहां आने वाले? बोलते हम बाकी जगह तो आ ही रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं, और पंजाब में तो पक्का आएंगे। और रिजल्ट निकला तो इनके मुख्यमंत्री 2 सीटों से लड़े थे, क्या नाम उनका, चन्नी साहब, दोनों जगह से साफ हो गए। एक बड़े नेता आते थे जो बड़ी भारी बातें करते थे, कभी हमारी पार्टी में होते थे और भगवत अली का जिक्र करते थे, जाकर के तीसरे स्थान पर ठिकाने पर लगाए और पार्टी से त्याग पत्र दे दिया।
विधानसभा के 70,000 दिन मैंने कांग्रेस के लोगों को नमस्ते की तो सिर झुका करके जो है उन्हें ऐसे ऐसे की। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये होता रहता भाई। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार फिर सत्ता में आई, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आई, गोवा में पिछली बार से ज्यादा वोटों के साथ, ज्यादा सीटों के साथ आई, मणिपुर में पिछली तुलना में ज्यादा सीटों के साथ आई। और इसलिए आज से पहले बोलते थे कि हमारे यहां पर अब प्रचलन नहीं है सरकार के बाद फिर उसी पार्टी की सरकार। मैंने कहा ये परंपरा शुरू हो गई है। उत्तराखंड में पहले सरकार नहीं बनती थी, सरकार बनने के बाद उस पार्टी की सरकार नहीं बनती थी। अब आपके सामने वहां पर उत्तराखंड में भी सरकार बन गई, उत्तर प्रदेश में भी बन गई, मणिपुर में भी बन गई और गोवा में भी बन गई। और इसका मतलब क्या सीधा है, उनको समझना चाहिए। अगर नहीं समझना तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं सीधा उनको कहना चाहता हूं, इसका मतलब सीधा है हिमाचल में भी भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार होगी। कोई ताकत नहीं हो सकती है और रुकने की कोई वजह भी नहीं बनती है, क्योंकि हमने इन 4 साल 4.25 साल के कार्यकाल सेवा की है, गरीब आदमी की सेवा। या भाई वीरेंद्र कंवर जी जिक्र कर रहे थे, हमने यहां पर पिछले कल हमने काउ सेंचुरी का हमने इनॉग्रेशन किया और आज भी उन्होंने कहा कि एक हमें इस बात की खुशी है कि इस पंचायत में विकास में जनसेवा के अंतर्गत एक गौ सदन की शुरुआत हो रही है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहली कैबिनेट के पहली बैठक में हमने बुजुर्गों के लिए, जिन बुजुर्गों को हम सम्मान देने की बात कहते हैं, भाषणों में कहते थे लेकिन सम्मान मिलता नहीं था। बुजुर्ग घर के कोने का हिस्सा बनकर के रह गया। हमने एक बार में अनेक बार ऐसे हालात में देखा कि बुजुर्ग भीड़ में खड़ा है, धक्के लग रहे हैं, और जब उस बुजुर्ग के पास हम पहुंचते तो कागज का टुकड़ा देख करके हमें कहते कि हमें पेंशन लगा दो। मेरे दिल को वो बात छू गई थी। मैंने कहा कि जिंदगी में ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए कोई बुजुर्ग कतार में भीड़ में खड़ा होकर के हमसे पेंशन मांगे। उसको घर बैठे पेंशन मिलनी चाहिए, घर बैठे उसको मदद होनी चाहिए। पहले कैबिनेट का निर्णय हमने किया, 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। और अब के बजट में तो हमने ये किया कि 70 नहीं 60 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग है आय सीमा में छूट देते हैं, वो सबके लिए पेंशन का प्रावधान किया। कांग्रेस के जमाने में पेंशन कितनी मिलती थी? 750 रुपए मिलती थी, और हम कितना दे रहे हैं? हम 1500 रुपए दे। अरे 700 पेंशन तो हमने, जो हमारी कैबिनेट का दूसरा निर्णय था, उस वक्त हमने कहा कि गाय को हम मां कहते हैं, लेकिन मां का भाव जो है वो समाप्त हो गया, छोड़ दिया गया उसको। अपने उपयोग के बाद जब तक वो गाय दूध देती थी तब तक अपनी थी, हमारी थी, और उसके बाद वो सरकारी हो गई, छोड़ दिया गया। और हमने तय किया पहली कैबिनेट की बैठक में कि हिमाचल प्रदेश में हम कोशिश करेंगे इन 5 वर्षों में कोई भी गाय सड़क में, चौक में, चौराहे पर नहीं मिलनी चाहिए। या तो घर में मिलनी चाहिए, या गौ सदन में मिलनी चाहिए, या गौ सेंटर में मिलनी चाहिए। और यहां तक कि मैं कह सकता हूं शायद संभवतः पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर गाय के लिए भी गौ ग्रास के रूप में हमने जो है, पहले हम 500 देते थे, हम अब 700 बजट से हमने घोषणा की, हम 700 रुपए जो है, जो घर में गौ सदन चलाएगा उसके लिए जो है 700 रुपए प्रति गाय के हिसाब से महीने का हम उसको मदद करेंगे। इनके जमाने में आदमी को 700 रुपए पेंशन मिलती थी, हमने तो गाय माता के लिए पेंशन लगा दी 700 रुपए की। घर बैठे जो है उनको जो है उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए मदद करने की कोशिश की। आज बहुत ज्यादा बातें करेंगे, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मुझे आप सबके बीच में इतना कहना है
हमारा अब की बार का बजट आप लोगों ने देखा हुआ कि गरीब लोगों के लिए एक मजदूर की दिहाड़ी हमने बढ़ा करके अब की बार हमने 50 रुपए बढ़ाई दिहाड़ी, और महीने का मतलब हुआ कि 1500 रुपए को उसको एक मजदूर को लाभ उसका होगा 1500 रुपए। 4,500 से ज्यादा का महीने का लाभ जो है वो एक मजदूर को हमने करवाया। हमारी आशा वर्कर के लिए 1825 रुपए का हमने इस बात एक साथ हमने बढ़ोतरी की। आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने 1700 रुपए की एक साथ बढ़ोतरी हमने अब की बार की। बिजली का जो 60 यूनिट से कम खर्च करेगा उसके लिए बिजली बिल्कुल फ्री दी, और बिजली का बिल उसको शून्य आएगा, जीरो बिल आएगा। जीरो बिल के साथ जो है बहुत सारे घर ऐसे गरीब लोगों के घर हैं जहां पर बिजली की कंजम्पशन 50 यूनिट होती है, 60 यूनिट होती है। तो 60 यूनिट का मतलब है 3 बल्ब 4 बल्ब जिस घर में लगते हैं उनको कोई भी बिल नहीं आएगा, जीरो बिल होगा, उनको बिजली मुफ्त। इलाज के लिए पैसा आयुष्मान भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम मुफ्त इलाज करवाएंगे। जो बचे थे उसके बाद जो कुछ लोग जो आयुष्मान भारत में नहीं आ रहे थे उनके लिए हिम केयर की शुरुआत की हमने, और हिम केयर का रजिस्ट्रेशन हमने अब 3 साल के लिए कर दिया। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद 3 साल तक रहेगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी, हमने सरकार बनने के बाद इस बात की जानकारी जब हासिल की, हमने कहा कि अगर कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है। तो सरकारी अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि योजना ही कोई योजना हिमाचल में ऐसी नहीं थी जिस योजना के अंतर्गत गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में किया जा सकता है। और ऐसे एक नहीं, क्योंकि बीमारी तो किसी को पूछ करके नहीं आती है कि गरीब है या अमीर है। बीमारी तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। और ऐसे में हमने एक नहीं अनेकों ऐसे लोग देखे हैं जो गरीब होने के कारण अपना इलाज बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि इलाज का खर्चा पूरा नहीं कर सकते, और उस चीख बात के बीच में उस पीड़ा के दौर में अपनी इस दुनिया से चले जाते हैं। हमने कहा योजना बनाओ, कहा कि पैसा लगेगा। हमने कहा पैसे का इंतजाम करने का ये सरकार का दायित्व है। गरीब आदमी का इलाज जो है वो मुफ्त में होना चाहिए, जितनी मदद उनकी हो सकती वो करनी चाहिए। जिंदगी से ऊपर कोई चीज नहीं है, जीवन बहुत बहुमूल्य है, उसके लिए हमको इस योजना को शुरू करने की कोशिश है। तो इसलिए हमने हिम केयर की शुरुआत की, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 2,25,000 के करीब हमने गरीब लोगों का इलाज उसके तहत पूरा कर दिया। एक पैसा लिए बिना उसका हिम केयर का कार्ड बना हुआ है। हॉस्पिटल में गया, बीमारी है, ये बीमारी है, इसका ये ट्रीटमेंट होगा, इलाज हुआ, स्वस्थ होकर घर गया। गैस का चूल्हा हर घर में पहुंचना चाहिए, गरीब आदमी कभी सोच नहीं सकता था। हमने कोशिश की, 3,25,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य बना जहां एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर गैस का चूल्हा नहीं है। और अब की बार हमने और प्रावधान किया कि भी गैस के चूल्हे के साथ कुछ माताओं बहनों ने कहा कि अगर सिलेंडर भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो सिलेंडर का भी इंतजाम किया है। ऐसी एक नहीं अनेक योजनाएं, और ऐसी योजनाएं जो गरीब के लिए। हमारे गरीब परिवार की बेटी की शादी होती है, बीपीएल परिवार की है, हमने तय किया वो किसी भी जाति से है, किसी भी समुदाय से है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे है, उस बेटी की जिस दिन शादी होगी तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हम 31,000 का शगुन हम देंगे। शगुन योजना बना सकते हैं। सरकारें लंबी रही बहुत सारी, लेकिन उसके बावजूद भी गरीब आदमी की सोच, गरीब आदमी तक मदद करने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। अपनी सुविधा के लिए जो करना था वो किया। सत्ता उनके लिए आनंद का
एक कार्यक्रम होता था इस तरह का। और यहां कहते हैं कि जयराम बताए, काम बताए। हमने कहा 5 वर्ष से बजट सत्र के दौरान मैंने कहा विधानसभा के अंदर चुनौती दे करके विपक्ष के लोग सामने बैठे हुए, मैंने कहा पिछली 5 साल की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए थी 2 योजना 3 योजना आप खड़े होकर के बता दो जो 5 साल में आपने शुरू की। और मैं रुक गया, मैंने कहा हो सकता कोई खड़ा हो पाएगा वहां से सामने से बोलने वाला, कोई खड़ा नहीं हो पाया। खड़ा कहां से होगा जब शुरू ही नहीं किया। एक भी योजना पूर्व कांग्रेस सरकार की जो है ऐसी नहीं जिस योजना के माध्यम से गरीब आदमी की मदद हुई हो। हमने शुरुआत, हमने जनमंच समस्याओं का समाधान मौके पर हो उसकी शुरुआत की, नया कार्यक्रम था। हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के माध्यम से 1100 की शुरुआत की। आदमी को आने जाने की जरूरत ना पड़े, घर बैठे उसकी समस्या का समाधान हो, उस बात का उसका ख्याल रखते हुए हमने नई योजना की शुरुआत की। हमने गरीबी सुविधा योजना की शुरुआत की, हमने हिमकेयर की शुरुआत की, हमने सहारा योजना की शुरुआत की। हमने आगे बढ़ करके जो हमारे शगुन योजना जिसका मैंने जिक्र किया, शगुन योजना की शुरुआत की। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की, जो नौजवानों को जो हम लोग अपना कारोबार करने के लिए मदद करने की दृष्टि से हमने कहा कि उनको पैसा हम देंगे, बैंक से ऋण देंगे और 25% सब्सिडी देंगे और जो महिला होगी 30% होगी। अब की बार हमने सभी महिला के लिए 35% सब्सिडी उसमें की है और मैं समझता हूं कि बहुत बधाई के पात्र है। हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े। हम कितनी योजना पर जिक्र करें, जिन योजना से हमने शुरुआत की, लेकिन आप याद करो कि पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार की एक योजना का जिक्र करो। आप तो क्या, जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विपक्ष के जो विधायक सामने विधानसभा के अंदर बैठे थे, एक भी आदमी खड़ा होकर के बता नहीं पाया कि हमारी सरकार की ये योजना हमने पिछली सरकार में चलाई। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। इसलिए बहुत सारी बातें करने का मन करता है। कई बार हमारा आना जाना आप सबके बीच में कम हुआ, इसकी वजह कोविड रहा, कोरोना रहा। हम जब निकलते थे, जब भीड़ हो जाती थी, स्वाभाविक रूप से फिर हमारे खिलाफ खबरें लगती थी। हमारे पत्रकार मित्र बैठे यहां पर खबर छापते थे कि आगे नेता कोरोना फैलाने, इसलिए क्या भैया हम नहीं वजह बनना चाहते हैं। वो भी सच्चे हैं। जब नियम है तो वो नेता के लिए भी बराबर है, लोगों के लिए भी बराबर है। इसलिए हमने कहा हम वजह नहीं बनना चाहते हैं, हम किसी के जीवन को संकट में नहीं डालना चाहते, इसलिए हमने परहेज किया। लेकिन अब आज मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारे कोविड के केसेस पूरे स्टेट में जो है 300 के करीब रहे हैं और इसका अभिप्राय यही है कि हम उस दौर से बाहर निकल रहे। अब हमने सोशल गैदरिंग में जो है वो छूट दी है। इसलिए भाइयों और बहनों, अब आपके बीच में हम आते रहेंगे और ये मुलाकात का सिलसिला हमारा लगातार बना हुआ रहेगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि कोविड के इतने बड़े संकट के बावजूद भी शायद हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा दिन आया हो जब एक साथ में 165 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक जगह पर हुए। हमें विपक्ष के नेता कहता कि काम नहीं हो रहा है। अगर ये उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर एक विधानसभा क्षेत्र में, इससे पहले बड़सर विधानसभा क्षेत्र में गए थे, 265 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास तभी हो पा रहे हैं जब हमने उस क्षेत्र के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया, उसके लिए बजट प्रावधान किया। और इसके लिए मैं आभारी हूं केंद्र की हमारी सरकार। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए संकट के क्षण में जो मदद जिस रूप में हम कर सकते थे वो हमारे लिए उन्होंने मदद की है। मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
और उम्मीद करता हूं ये संकट समाप्त होगा और संकट समाप्त होने के बाद हम आने वाले समय में और तेज गति के साथ विकास की सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अनुराग ठाकुर जो हमारे केंद्रीय मंत्री, जिनका यह संसदीय क्षेत्र, वो भी इसमें मददगार हैं और वो भी मदद करेंगे। केंद्र से ज्यादा मदद मिलेगी तो प्रदेश का विकास ज्यादा हो पाएगा और हम सब मिलकर के इस प्रदेश के विकास के लिए काम करने के एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके बीच में अभी भाई नरेंद्र ठाकुर जी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया। हालांकि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो बहुत ज्यादा समस्याओं से घिरा नहीं है। यहां विकास लंबे समय से बहुत सतत प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। जब ठाकुर जगदेव चंद जी थे उस वक्त से लगातार इस क्षेत्र का विकास करने में जो है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और नरेंद्र ठाकुर जी भी इस तरह के आदमी हैं। जैसे ठाकुर जगदेव चंद जी थे जो बोलते थे, साफ बोलते थे, मुंह पर बोल देते थे, लेकिन दिल में नहीं रखते। और क्षेत्र के विकास के लिए उनका लंबा समय तक 5 बार लगातार वो विधायक रहे। 5 बार रहे ना, और बहुत मुश्किल होता है। एक बार जितना आसान होता है, 2 बार जितना आसान हो जाता है, लेकिन 5 बार जितना कठिन होता है। इसलिए उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भाई नरेंद्र ठाकुर जी काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। मैंने इनको कहा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हो गई, आज बहुत सारी योजनाएं तो हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ और भी करना है। अब जब और करने की बात आती है तो 2-3 चीजों का मैंने जिक्र किया है। मैं आपके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, निश्चय कर लीजिए आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये पूरा हमीरपुर जो है एकजुट होकर के पूरा का पूरा हमीरपुर चाहिए। पूरा हमीरपुर का मतलब पूरा जिला चाहिए। ये कभी नहीं छोड़नी चाहिए, किसी तरह से नहीं छूटनी चाहिए। 2-3 चीजों का जिक्र यहां पर किया। एक उन्होंने कहा कि तार एक जगह है जहां पर उन्होंने कहा कि वेटनरी डिस्पेंसरी है, उसको अपग्रेड करने की बात कही। वेटनरी हॉस्पिटल चाहिए तो तार के वेटनरी डिस्पेंसरी को वेटनरी हॉस्पिटल करने की मैं आपके बीच में घोषणा करता हूं। पटियार बताए यहां हाई स्कूल है, लेकिन पटियार पटियान चलो ये लिख करके देंगे कि करेक्शन कोई स्पेलिंग की रहनी चाहिए उसमें। और उसमें कहा न कि भाई है यहां पर हाई स्कूल है, इसका दर्जा बढ़ जाए तो लाभ होगा। तो है कोई यहां पर उस गांव से है कोई? हाँ जी है, 2 ही है, 3 है, 2 यहां हो गई, 4 ही। अच्छा ज्यादा है, और पीछे बुजुर्ग जी भी अब तो करना पड़ेगा कुछ। तो इस स्कूल को इसका दर्जा बढ़ा करके मैं इसको +2 करने की घोषणा करता हूं, ताकि वहां के बच्चों को वहीं पढ़ने की सुविधा मिल सके। और इसी तरह से 2 चीजों को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा, उसके लिए मैं रिपोर्ट के लिए बोलूंगा। चाहे वो सब डिवीजन की बात कही, एक प्रपोजल के लिए कहा हमने यहां लमलू में डीडबी टिक्कर में सब डिवीजन इसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो इसके लिए मैं एक्चुअली एकदम घोषणा करना वो उचित नहीं रहेगा। इसकी रिपोर्ट मांगेंगे और डिग्री कॉलेज के लिए भी यहां से रिपोर्ट मांगेंगे, कितना डिस्टेंस, कितनी पॉपुलेशन, कितने बच्चे यहां हो सकते हैं। और रिपोर्ट आने के बाद हम सारी चीजों को लेकर के प्रधान जी ने भी हमसे आग्रह किया, लिखित रूप से भी दे रखा है। उसके बाद आने वाले समय में उस पर भी विचार करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं।
बता दिया हमने कि लैंड का भी चला गया, तो सारी चीज की रिपोर्ट आने के बाद हम कोई निर्णय करेंगे। लेकिन अभी जो लबलू में कहा गया है कि यहां पर एक पीएससी होनी चाहिए, तो ये पीएससी खोलने की मैं घोषणा करता हूं और प्राथमिक हेल्थ सेंटर यहां पर खोल दिया जाएगा। और अब कह रहे हैं कि देखिए यही मुश्किल होता ना, ये साथ में वकील साथ ले आते हैं, अपने आप भी वकील हैं, एक वकील और लेके आ गए हैं वहां पर वीरेंद्र कंवर जी को। कह रहे हैं कि मैं तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वीरेंद्र कंवर जी कह रहे हैं। हमने कहा क्या कह रहे हैं वो? बोलते जानला मलू में बोलते वेटनरी हॉस्पिटल भी होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये भी होगा, ये भी मैं आपके बीच में कहता हूं कि वेटनरी हॉस्पिटल भी आपके यहां पर खोलेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए, तैयारी कर लो। अब ये दौर शुरू हो गया है, सरकार के बाद फिर सरकार, भाजपा के बाद फिर भाजपा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सभी जगह आ गई। हरियाणा हमारा पड़ोस का राज्य है, जहां कभी जमानतें जब्त होती थी वहां पर भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार। और हिमाचल प्रदेश में अब की बार फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप बड़ी संख्या में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।